दर्शकों, हाल ही में प्रकाशित आधी दुनिया पूरा आसमान उपन्यास के बहुचर्चित लेखक कहानीकार आज हमारे मंच कोना मनका में उपस्थित हैं। आपकी कहानियां 40 पार मिस्टर देवदास, पीठासीन अधिकारी और उपन्यास ठहरे हुए पलों में बाजार में आ चुका है। आप तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते रहे हैं। तो दर्शकों, हरियाणा में जन्मे हमारे आज के अतिथि ब्रह्मदत्त शर्मा जी का मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल कोना मनका में, और तमाम सवाल उनके लिए तैयार हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पूछती हूं कि आपने लेखन की शुरुआत कैसे की? के सभी दर्शकों को नमस्कार। सुमन मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक बात है आपके पहले प्रश्न की कि मेरे लेखन की शुरुआत कैसे हुई, तो मेरे लेखन की शुरुआत बड़े अजीबोगरीब ढंग से हुई। अमूमन जैसे लेखकों की शुरुआत होती है वैसे मेरी शुरुआत नहीं हुई। मुझे पढ़ने का शौक़ बचपन से था और मेरा मन करता कि मैं भी लिखूं, परंतु जब मैं कोशिश करता लिखने की और कभी मैं उपन्यास लिखना शुरू कर देता, कभी कहानी, कभी कविता, कभी नाटक, कभी गज़ल, लेकिन बात नहीं बनती और मैं फाड़ कर फेंक देता। लेकिन अब कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही है, और फिर मुझे लगा कि मुझे इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और नया साल जब आया 2009, तो मैंने एक संकल्प लिया कि ये पूरा साल जो है लेखन को देना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने लेखन को नहीं छोड़ना है। और मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैंने 2 कहानियाँ लिखी। अब समस्या ये थी कि मेरे पूरे ज़िले में एक भी कहानीकार नहीं था। अब मुझे कहाँ छपवाना है, कैसे प्रकाशित करवाना है, मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं। तो मैं अपने पास, हमारे ज़िला पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर एक लेखक हैं श्री ओम सिंह अशफाक जी, मैं उनके पास गया और मैंने अपनी दोनों कहानियाँ उनको दिखाई। उन्होंने वो मुझसे सुनी दोनों कहानियाँ और उसमें कुछ ज़रूरी सुझाव दिए, और इस प्रकार मैंने अपनी पहली जो रचना है वो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा को भेजी, और वहाँ पर मेरी जो पहली कहानी जुलाई 2009 में प्रकाशित हुई। एक कहानी के बाद फिर दूसरी कहानी लिखी, फिर वो भी प्रकाशित हुई, फिर मैंने दूसरी पत्रिकाओं में भेजा, वहाँ भी कहानियाँ प्रकाशित होने लगी, और मेरा पहला कहानी संग्रह जो है वो 2010 में प्रकाशित हुआ, और इस प्रकार मेरे लेखन की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद मैंने इसको गंभीरता से लिया और लगातार मैं लिखता रहा और आज तक लिख ही रहा हूँ। आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो फिर हिंदी में लिखने की आपने कैसे सोची? वो सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हो और लिखते आप हिंदी में हो, और ख़ास तौर पे मेरे विद्यार्थी तो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते ही रहते हैं कि सर क्या बात है, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हो और लिख आप रहे हिंदी में। तो इसका जवाब यही है कि मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी में मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो सभी हिंदी भाषी लोग हैं। तो सबसे पहले तो आदमी अपने आसपास के लोगों के लिए ही लिखता है कि वो आपका लिखा पढ़ें। जो दूर बैठे लोग हैं वो तो बाद की बातें हैं। तो ये भी वजह है। और हालांकि शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई, क्योंकि हिंदी साहित्य से मेरा कोई परिचय नहीं था, और अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी में मैंने उस समय मेरा जो महारत थी उसी में हासिल थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए सहज होता गया। और दूसरी बात यह है कि हिंदी में एक लंबी परंपरा रही है ऐसे विद्वानों की जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है या अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, पढ़ाया है, लेकिन वो लिखते हिंदी में हैं। हरिवंश राय बच्चन से लेकर आज भी बहुत से ऐसे लेखक हैं। तो ये वजह है उस। आजकल आपका नया उपन्यास आधी दुनिया पूरा आसमान खूब चर्चा में है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ जी मैडम, ये है वो उपन्यास जिसका भी आपने जिक्र किया, आधी दुनिया पूरा आसमान। ये उपन्यास इसी साल
जनवरी में शिवना प्रकाशन सीहोर से प्रकाशित हुआ है। और जहाँ तक बात है इस उपन्यास की कहानी की, यह उपन्यास एक ऐसी लड़की या स्त्री की कहानी है जिसका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है, परंतु माँ बाप उसकी शादी जल्दी कर देते हैं। और वो एक ऐसे परिवार में जाती है जहाँ जमींदारों का परिवार है जो, और बहुत सी ज़मीन जायदाद है, और वहाँ पर वह 2 बेटियों की माँ बनती है। अब उनको वारिस चाहिए ज़मीन का, और वो लड़की जो है उसके लिए तो 2 बेटियों के बाद बच्चों का अध्याय समाप्त हो चुका है, परंतु वे चाहते हैं कि वह एक और चांस ले, क्योंकि उनको बेटा चाहिए, वारिस चाहिए। और यहाँ से उसके परिवार के बीच में एक तनाव शुरू हो जाता है। पहले वह नहीं मानती, फिर जब बार बार इसको प्रेशराइज किया जाता है तो वह तैयार हो जाती है, और फिर अगली बार भी उसको बेटी होती है। इस बार लिंग परीक्षण करवाया जाता है और फिर गर्भपात करवाया जाता है। अब फिर वो परिवार वाले चाहते हैं कि वारिस तो चाहिए ही चाहिए, और वो लड़की तैयार नहीं है। उसके और परिवार के बीच में तनाव बढ़ता जाता है, और वो उसको तरह तरह से मजबूर करते हैं। कभी ज्योतिषियों के पास, कभी मंदिरों, गुरुद्वारों, पीरों फकीरों के पास ले जाते हैं, तरह तरह के उससे जप तप व्रत पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है। और फिर एक बार चांस लिया जाता है, और फिर लड़की, और फिर से अबॉर्शन। अब वो उसकी इंतहा हो चुकी है, और वो बिल्कुल भी आगे चांस नहीं लेना चाहती, लेकिन परिवार को तो वारिस चाहिए। यहाँ से उसके और परिवार के बीच में एक तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और पति उसकी पिटाई कर देता है। वह मायके में चली जाती है। अब जैसा हमारा समाज है आप जानते हैं, वहाँ लड़कियों को मायके में भी नहीं रखना चाहते। अब वो कहाँ जाए ऐसे में? तो उसकी एक सहेली है मुंबई में, वो उसके पास चली जाती है, और वो उसको जो उसके बचपन का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, उसे पूरा करने के लिए कहती है। अब उसका एक वहाँ पर नया संघर्ष शुरू होता है, तो उसको वहाँ पर क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब बातें इसमें बताई गई है। और कैसे वो अपने मकसद में कामयाब होती है, और होकर भी होती है या नहीं होती है, ये सब तो आपको उपन्यास पढ़कर ही पता चलेगा। लेकिन हमारे इलाके की जो सच्चाई है, जो कन्या भ्रूण हत्या, वैसे हमारा इलाका क्या पूरे देश की समस्या है ये, तो उसको इस उपन्यास में उठाया गया है प्रमुखता से। सर, सुना है कि इस उपन्यास को लिखने में आपको 6 साल लग गए। इतना समय क्यों लगा? 6.5 साल क्यों लगे, यह एक वाजिब सवाल है। और उपन्यास लेखन एक जोखिम का काम भी है। जोखिम इसलिए क्योंकि अगर आपका उपन्यास बेकार चला गया, तो आपकी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ कहानी है, अगर वो पाठकों को पसंद नहीं आती, तो आपके 2, 4, 6 महीने बेकार चले जाते हैं। लेकिन उपन्यास में तो आपके सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। और मुझे इस उपन्यास के लिए लंबा वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसके लिए खूब रिसर्च की। पहले तो इसलिए कि ये जो समस्या है कन्या भ्रूण हत्या की, उसके मूल में, उसकी जड़ में कौन से कारण हैं, ये क्यों लोग इतना बड़ा पाप करने को मजबूर हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ी, मैंने पूरा रिसर्च किया। और दूसरा जो हमारे उपन्यास का दूसरा भाग है कि हमारी नायिका आईएएस ऑफिसर बनती है, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग भी लेती है। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और किस प्रकार की परीक्षा होती है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए कैसे तैयारी की जाती है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। तो ये सब मैंने खूब रिसर्च किया, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो देखे, और भी काफ़ी पढ़ाई की। एक लड़का मेरे पड़ोस का आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था बनने की, तो उससे भी मैंने बात की। तो जहाँ से भी मैं जानकारी जुटा सकता था। और फिर ये जब उपन्यास पूरा हो गया तो मैंने इसको बार बार एडिट किया, जहाँ मुझे ज़रूरी लगा उसमें बदलाव किया। तो इस प्रकार एक लंबा समय लगा इस उपन्यास को लिखने में। आपके इस नवीन उपन्यास पर पाठकों की
प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं? क्या आप उन प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट हैं? जी, उपन्यास पे पाठकों की बड़ी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जैसा मैंने अभी कहा था कि उपन्यास एक बड़ा जोखिम भी है। अगर ये पसंद नहीं आता तो निश्चित ही एक दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि 6.5 साल का एक लंबा समय लगा। परंतु मुझे खुशी है कि वो मेहनत जो उस पे की गई थी वो सारी सफल हुई और पाठकों की प्रतिक्रियाएँ मुझे लगातार मिल रही है। लोग पढ़ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, फ़ेसबुक पर भी शेयर कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है। जब आप मेहनत करते हो और वो सफल हो जाती है तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा लगता है। और अभी तो प्रतिक्रियाएँ मिल ही रही हैं, लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे उपन्यास जा रहा है और उम्मीद है कि और भी पाठकों तक पहुँचेगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ अब। उपन्यासकार के साथ-साथ आप एक प्रतिष्ठित कहानीकार भी हैं। आपके 3 कहानी संग्रह बाजार में आ चुके हैं। अपनी कहानी के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी मैडम, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरी शुरुआत जो है कहानियों से हुई और मैं कहानियाँ लिखता हूँ और मेरी कहानियाँ जो है बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं, अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं और लोगों ने खूब सराहा भी है मेरी कहानियों को। और मेरे अभी तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कहानी संग्रह 40 पार 2010 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा कहानी संग्रह मिस्टर देवदास 2014 में और तीसरा कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी 2020 में प्रकाशित हुआ। तो कहानियाँ तो लगातार लिखता ही रहता हूँ और उपन्यास की वजह से कहानियाँ ज़रूर कुछ कम हुई हैं, लेकिन कहानियाँ तो लगातार लिखता ही हूँ और पाठकों का भरपूर प्यार भी मिला है। सभी कहानी संग्रह जितने भी हैं खूब सराहे गए हैं और कुछ कहानियों को अलग-अलग कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान भी मिले हैं। आपको साहित्य लेखन के लिए अनेकानेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अपने सम्मानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मुझे काफ़ी सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी। मैं सभी का ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं समझता, 1-2 पुरस्कार की बात कर लेता हूँ। जैसे पिछले साल ही मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ कृति सम्मान मिला। इसके तहत मुझे 31,000 रुपये और हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए, आजीवन मुफ्त यात्रा के लिए बस पास मिला। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा, इससे भी बड़ा पुरस्कार जिसे मैं समझता हूँ, वो मुझे विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा दिया गया। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस ने 2019 में एक कहानी प्रतियोगिता करवाई थी और उस प्रतियोगिता में विश्व को 5 भागों में बाँटा था। क्योंकि भारत में हिंदी भाषी बहुत हैं, तो भारत एक वर्ग में था, एक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके 5 वर्ग थे। लेकिन जो हिंदुस्तान या भारत का वर्ग था, उसमें मेरी कहानी पीठासीन अधिकारी को प्रथम पुरस्कार मिला था, जिसके तहत मुझे 300 अमेरिकी डॉलर दिए गए। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था, मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे हिंदुस्तान के वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला है मेरी कहानी को। तो और भी कई पुरस्कार हैं, लेकिन मुख्यतः इन 2 पुरस्कारों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अंतिम प्रश्न,
चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी भावी योजनाएं क्या हैं और आप क्या नया लिख रहे हैं। भविष्य को लेकर ऐसी कोई खास योजना तो नहीं अपने मन में बना रखी है, बस लिखना ही है। कहानियाँ या उपन्यास यही दो विधाएं हैं जिनमें लिखता हूँ, क्योंकि उपन्यास में काफ़ी समय लगा, तो उसके बाद एक ब्रेक लिया और इस बीच बहुत सी किताबें इकट्ठी हो गई थी जिनको पढ़ना था, तो उनको पढ़ रहा हूँ। कुछ को पढ़ लिया है, कुछ को भी पढ़ा जाना बाकी है। और इसके अलावा क्योंकि उपन्यास की वजह से कहानी लेखन लगभग छूट गया था, तो एक बार फिर से मैं कहानियों की दुनिया में लौट जाना चाहता हूँ और एक कहानी अभी पूरी की है फ़िलहाल, अभी हाल ही में। और जो किताबें रहती हैं उनको पढ़ना है। यही योजनाएं हैं, जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अंत में आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, अपने चैनल के दर्शकों से रूबरू होने का मौका मुझे दिया। सुमन मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए निकाला और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। पुनः धन्यवाद और आभार। और दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, आभार।